वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 143 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पर। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और टॉपिक है गुलाम वंश या ममलूक वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यूपीपीएससी और साथ में लोअर पीसीएस के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और दूसरा स्टेटमेंट है, उसने लाहौर को राजधानी बनाया और कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, उसने ना तो कभी अपने नाम के सिक्के जारी किए, ना ही खुतबा पढ़वाया और ना ही स्वयं को कभी सुल्तान की पदवी दी। ठीक है, लेकिन उसने लाहौर को राजधानी बनाया था। तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। यहाँ सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो ये भी ठीक है। पहला वाला गलत हो गया, तो इसका आंसर है बी, केवल 2 ओनली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने सिपह सलार और मलिक के पदों पर ही शासन किया। उसने ना तो अपने नाम के सिक्के जारी किए कभी, ठीक है, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उसने शासन का केंद्र लाहौर को बनाया था, जो उसकी राजधानी भी थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। सी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी और कई आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल आधारशिला रखी थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व, निश्चित प्रशासनिक ढांचा और राजधानी के रूप में दिल्ली इल्तुतमिश ने प्रदान की। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। फुल टेस्ट सीरीज जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इल्तुतमिश द्वारा जो गठित तुर्कान ए चहलगानी चालीसा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 इसमें सही होंगे, 1 इसमें इनकरेक्ट होगा, उसी को ढूंढना है। देखिए, तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश के वफादार गुलामों का दल था और इस दल के सभी सदस्य गैर तुर्की नस्ल के अमीर थे। बलबन ने इस संस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और इसका उल्लेख सबसे पहले इसामी की कृति फुतुह उस सलातीन में मिलता है। देखिए, पहली बात तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो सी वाला स्टेटमेंट है। इस दल के सभी सदस्य केवल गैर तुर्की नस्ल के अमीर थे, यही गलत है। इस दल के जो 40 सदस्य थे वो तुर्की थे, तुर्की, ठीक है, और ये दल बनाया था इन्होंने गैर तुर्कियों के लिए ही, ठीक है, उन्हीं के खिलाफ। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। सी वाला यहाँ पर असत्य है, वही आंसर है। तुर्कान ए चहलगानी मूल रूप से इल्तुतमिश के वफादार तुर्की दासों का संगठन था, न कि गैर तुर्की। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को सुरक्षित करने और ताजिक यानी गैर तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए इसका गठन किया था। इसका किसका? तुर्कान ए चहलगानी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गुलाम वंश के किस शासक के काल में मंगोल विजेता चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या गयासुद्दीन बलबन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। देखिए, 1221 में चंगेज खान मांगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमा यानी सिंधु नदी तक आ गया था। मांगवर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने बुद्धिमानी से काम करते हुए शरण देने से मना कर दिया
और नवजात दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के भीषण आक्रमण से बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इल्तुतमिश के सिक्कों के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा टंका और जीतल का प्रश्न किया। उसने सिक्कों पर केवल खलीफा का नाम हटाकर अपना नाम अंकित करवाया, गलत है। और टका सोने का और जीतल तांबे का सिक्का होता था, गलत। तांबे का जीतल था और टका सोने का, जीतल तांबे का सिक्का होता था। तांबे का जीतल था, ठीक है। टका सोने का और जीतल तांबे का सिक्का होता था। टका था तांबे का टका और सोने का जीतल था, ठीक है। उल्टा लिखा है, उल्टा पुल्टा गलत है। उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को समाप्त कर दिया, ये भी गलत है। शुरू किया था, पहला ही वाला करेक्ट है केवल। उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा टंका और जीतल का प्रश्न किया। तांबे का जीतल और सोने का टका, ये है इसका आंसर। देखिए, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया। उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है। ये जो टंका था वो 175 ग्रेन का था। तो यहाँ जो करेक्ट हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। चांदी का टका लगभग 175 ग्रेन और तांबे का जीतल। यहाँ टंके को सोना लिख रखा इसलिए गलत है ये। जीतल के लिए ठीक लिख रखा है, ठीक है। टका चांदी का था और जीतल तांबे का था। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। सोने का कोई नहीं है इसमें, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस सुल्तान ने स्वयं को नासिर अमीर उल मोमिनिन यानी खलीफा का सहायक घोषित किया और बगदाद के अब्बासी खलीफा ने मंसूर यानी अभिषेक पत्र प्राप्त किया? किस सुल्तान ने स्वयं को नासिर अमीर उल मोमिनिन, कौन है ये? इल्तुतमिश। देखिए, फरवरी 1229 में बगदाद ने अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि और वैधानिक स्वीकृति का पत्र भेजा, जिससे इल्तुतमिश दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान बना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गुलाम वंश के अंतर्गत एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व वसूलना और उसके बदले में प्रशासनिक व सैन्य सेवाएं प्राप्त करना, भी है इसका आंसर। इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया। इसके तहत अधिकारियों यानी इक्तादारियों या मुक्ता को नगद वेतन के बदले भूमि का एक क्षेत्र यानी इक्ता दिया जाता था, जहां से वे राजस्व वसूलते थे, अपना खर्च निकालते थे और सुल्तान के लिए सेना रखते थे। रजिया सुल्तान के पतन का सबसे मुख्य तात्कालिक कारण किसे माना जा सकता है इन चारों में से? उसका महिला होना और पर्दा प्रथा को त्यागना? नहीं। सबसे मुख्य तात्कालिक कारण है तुर्की अमीरों यानी चालीसा की सत्ता लोलुपता और रजिया का
एकाधिकारवादी रवैया, सी है इसका आंसर। देखिए, हालांकि याकूत को उच्च पद देना और रजिया का महिला होना पृष्ठभूमि के कारण थे, लेकिन मुख्य कारण तुर्की अमीर यानी चालीसा दल थे, जो किसी भी ऐसे सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो उनके नियंत्रण में ना रहे। रजिया ने शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया, जिससे अमीर नाराज हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने वाले सरहिंद या भटिंडा के गवर्नर का नाम क्या था, जिससे बाद में रजिया ने विवाह कर लिया था? उसका नाम है मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया था। युद्ध में रजिया की हार हुई और याकूत मारा गया। इस स्थिति को संभालने के लिए रजिया ने क्या किया? कूटनीतिक रूप से अल्तूनिया से विवाह कर लिया, ताकि दोबारा दिल्ली की सत्ता प्राप्त की जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत में नायब ए ममकिलात के पद का सृजन किस सुल्तान के काल में हुआ और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नायब ए ममकिलात के पद का सृजन किस सुल्तान के काल में हुआ और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए, ये हुआ था बहराम शाह के काल में, ठीक है। और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति का नाम है मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन। ये है इसका आंसर। रजिया को अपदस्थ करने के बाद तुर्की अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया और सुल्तान के अधिकारों को कम करने के लिए नायब ए ममकिलात यानी संरक्षक या उप सुल्तान का पद बनाया। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला अमीर एतगीन था, यानी मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गुलाम वंश का वह सुल्तान कौन था जो अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीता था, टोपी सीकर और कुरान की प्रतियां लिखकर अपना जीवन निर्वाह करता था? वो था नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, इल्तुतमिश का पौत्र या पुत्र नसरुद्दीन महमूद एक धार्मिक और सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। 1246 से 1266 तक इसका शासनकाल। इतिहासकार इब्न बतूता और इसामी और इब्न बतूता इंपॉर्टेंट हैं दोनों। इनके अनुसार वह सल्तनत के खजाने से अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसे नहीं लेता था, बल्कि टोपी सीकर जीवन चलाता था। सत्ता की वास्तविक बागडोर उसके नायब बलबन के हाथ में थी। 12वां प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान बनने से पहले किस पद पर रहते हुए लगभग 20 वर्षों तक वास्तविक सत्ता का उपभोग किया? गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बनने से पहले कौन था? वो नायब ए ममकिलात था, वजीर था, दीवान ए अरज या फिर अमीर ए हाजिब? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नायब ए ममकिलात। देखिए, बलबन ने 1249 में नसरुद्दीन महमूद के काल में नायब का पद प्राप्त किया और उसे उलुग खां की उपाधि दी गई। बलबन को उसने 20 वर्ष नायब के रूप में और फिर बाद के 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। याद रखिएगा। बलबन के राजत्व सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप की दो मुख्य विशेषताएं क्या थीं? पहली विशेषता, जो सुल्तान का पद है वो ईश्वरीय देन है, यानी नियामत एक खुदाई और उसका निरंकुश होना आवश्यक है। ये है इसका आंसर। देखिए, बलबन ने राजत्व को नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त और सुल्तान को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया माना। उसके अनुसार सुल्तान की निरंकुशता को चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यानी भगवान के बाद उसका।
नंबर 14 पर आ जाइए। बलबन के दरबार में मर्यादा और अनुशासन स्थापित करने के लिए किस ईरानी या फारसी परंपरा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? बलबन ने दरबार में मर्यादा और अनुशासन स्थापित करने के लिए किस ईरानी या फारसी परंपरा को अनिवार्य रूप से लागू किया? वो है सिजदा और पबोस। बी है इसका आंसर। तुर्गान चहलगानी को तो इसने नष्ट कर दिया था, ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। देखिए, बलबन ने तुर्की अमीरों के अहंकार को तोड़ने के लिए गैर इस्लामी फारसी दरबारी शिष्टाचार यानी सिजदा है घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पबोस है सुल्तान के पैरों को चूमना। यह अनिवार्य कर दिया बलबन ने, ठीक है, क्योंकि वो मानता था कि भगवान मतलब अल्लाह के बाद जो है राजा सुल्तान ही सर्वोपरि है। बलबन द्वारा केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? बलबन का केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अरिज है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। सी है इसका आंसर। देखिए, बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आंतरिक विद्रोहों व मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए वजीर के नियंत्रण से मुक्त एक अलग सैन्य विभाग दीवान अरिज या आरिज ए ममालिक का गठन किया, और इमाद उल मुल्क को पहला आरिज बनाया गया। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बलबन की रक्त और लौह की नीति यानी ब्लड एंड आयरन जो इसकी पॉलिसी है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? एलिमिनेट करें। दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करना, गलत। केवल धार्मिक रूप से इस्लाम का प्रचार करना, गलत। व्यापारिक मार्गों को हिंदुओं के लिए बंद करना, गलत। मेवातियों, डाकुओं और सुल्तान के विद्रोहियों का क्रूरतापूर्वक दमन करना। बी है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली के आसपास मेवातियों के आतंक और दोआब में डाकुओं की समस्याओं को समाप्त करने के लिए बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसके तहत पुरुषों की हत्या कर दी गई थी, जंगलों को काट दिया जाता था और उनकी संपत्ति लूट ली जाती थी। मैंने सभी टेस्ट किया, फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। गुलाम वंश के किस सुल्तान के शासनकाल में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, जिसका दमन सुल्तान ने स्वयं बंगाल जाकर अत्यंत क्रूरता से किया? गुलाम वंश के किस सुल्तान के शासनकाल में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, जिसका दमन सुल्तान ने स्वयं जाकर अत्यंत क्रूरता से किया? क्या है इसका उत्तर? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन। देखिए, वो सुल्तान है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन। 1279 में बंगाल के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह कर मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी, और दो सेनापतियों की विफलता के बाद बलबन ने स्वयं वहां गया। तुगरिल को मार दिया उसने, और लखतौनी के बाजार में विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई। बलबन ने अपने गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया। इस विभाग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को कहा जाता था बरीद। देखिए, बलबन के प्रशासन की सफलता का एक बड़ा आधार उसका गुप्तचर तंत्र था। गुप्तचर अधिकारियों को बरीद और गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए ममालिक कहा जाता था, ठीक है। बलबन इन बरीदों की नियुक्ति सीधे करता था। स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले जा सकता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फारसी कवि को बलबन और उसके पुत्र शहजादा मोहम्मद का संरक्षण प्राप्त था, जिन्हें तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था? भारत का तोता, तूती ए हिंद, यह है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन बलबन के सबसे बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में शुरू किया था। शहजादा मोहम्मद सुल्तान का गवर्नर था और मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
करके खिलजी वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, शमशुद्दीन क्यूमर्स। देखिए, बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद सुल्तान बना। ठीक है, लेकिन वह विलासी और लकवाग्रस्त हो गया। इसके बाद उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर 1290 में खिलजी वंश की नींव रखी। ठीक है, 3 वर्ष के पुत्र को ही मार दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता और दानशीलता के कारण किस उपाधि से जाना जाता था? लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला शासक था, इसलिए इतिहास में उसे लाख वर्ष यानी लाखों का दाता या हातिम दुत्ते कहा गया है। कुतुब मीनार का जो नाम है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसकी नींव ऐबक ने रखी थी, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में इस पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न में ही कई सारे ऑप्शंस वाले प्रश्न छिपे हुए हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन का निर्माण कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। नींव रखी कुतुबुद्दीन ने, निर्माण इस कार्य इसका पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इसकी एक 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसको सही करवाकर एक 5वीं मंजिल भी बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ है बी वाला स्टेटमेंट, बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके स्थान पर उसने 2 और मंजिलें बनवाई। उसने किसने 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 उसने किसने फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की 4थी मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। फिरोज शाह ने न केवल उसकी मरम्मत करवाई बल्कि एक और मंजिल बढ़ा दी, जिससे यह 4 के स्थान पर 5 मंजिला इमारत बन गई। ठीक है, दिल्ली में है, आपने देखा भी होगा कुतुब मीनार को। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, ठीक है, अजमेर में स्थित है, इसके स्थान पर पहले कौन सी संस्कृत पाठशाला इमारत थी जिसका निर्माण चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव ने करवाया था? यहाँ सरस्वती कंठावरण विद्यालय था, ये है इसका आंसर। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय यानी सरस्वती कंठावरण था। इस इमारत की दीवारों पर आज भी विग्रहराज द्वारा रचित नाटक हरिकेली के अंश मिलते हैं। नंबर 24 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने वंशानुगत शासन की परंपरा शुरू की और अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की तो बेटी थी रजिया। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने योग्य पुत्र नसरुद्दीन महमूद की असमय मृत्यु के बाद अपने अन्य अयोग्य पुत्रों की तुलना में अपनी पुत्री रजिया को अधिक योग्य पाया और ग्वालियर अभियान से लौटने के बाद उसने उत्तराधिकार घोषित कर चांदी के टके पर उसका नाम भी अंकित करवाया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। दिल्ली की जनता ने किस सुल्तान के उत्तराधिकार के मामले में पहली बार सक्रिय हस्तक्षेप करके स्वयं निर्णय लिया और उसे गद्दी पर बैठाया? दिल्ली की जनता ने किस सुल्तान के उत्तराधिकार के मामले में पहली बार सक्रिय हस्तक्षेप करके स्वयं निर्णय लिया और उसे गद्दी पर बैठाया? क्या है इसका उत्तर?
रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया था। रजिया ने शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र, यानी जो न्याय का प्रतीक होता था, जिसको न्याय मांगना होता था, वो लाल वस्त्र पहनकर आता था दरबार में, पहनकर दिल्ली की जनता के सामने न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली की जनता ने और सेना ने महल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और रजिया को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से गुहार लगाता था। नंबर 26 पर आ जाइए। मध्यकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज की प्रसिद्ध कृति कौन सी है जो गुलाम वंश और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल का सबसे प्रमाणिक स्रोत मानी जाती है? तबकात नासिरी। ठीक है, मिनहाज उस सिराज की रचना है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। बी है इसका आंसर। देखिए, मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित है तबकात नासिरी गुलाम वंश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पुस्तक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नंबर 27 पर आ जाइए। बलबन के समय दीवान विजारत यानी वजीर का विभाग के अधिकारियों में कटौती का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बलबन का मानना था कि वित्तीय और सैन्य शक्तियों का एक ही स्थान होना सुल्तान के लिए खतरा है। सी है इसका आंसर। बलबन ने देखा था कि इल्तुतमिश के बाद वजीरों ने सुल्तान को कठपुतली बना दिया था, इसलिए उसने सैन्य विभाग यानी दीवान अरिज और वजीर दीवान विजारत के वित्तीय नियंत्रण से पूरी तरह अलग कर दिया ताकि वजीर बहुत शक्तिशाली ना बन सके। क्या किया उसने? सैन्य विभाग को वजीर के वित्तीय नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर दिया, यानी दीवान आरिज को दीवान विजारत से अलग कर दिया। 28वें नंबर का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। किस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था वो? चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए। देखिए, 1210 में लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो की तरह खेल है। खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और ऐबक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है, घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गंभीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर भी मरा था गुलाम वंश का मुगल वंश का शासक हुमायूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद लाहौर के अमीरों ने किसे गद्दी पर बैठाया जिसे इल्तुतमिश ने कुछ ही महीनों में जूड़ के युद्ध यानी बैटल ऑफ जूड़ में पराजित कर दिया था? वो था आराम शाह। सी है इसका आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु हो गई, मतलब घोड़े से गिरकर चागोन खेलते हो गई। ठीक है, उसके बाद उपजी अराजकता को रोकने के लिए लाहौर के अमीरों ने, लाहौर ही राजधानी थी ना कुतुबुद्दीन ऐबक की, लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया जो एक अयोग्य शासक था। दिल्ली के अमीरों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया जिसने दिल्ली के निकट जूड़ के मैदान में आराम शाह को सत्ता संभाली, आराम शाह को हराकर सत्ता संभाली। फिर इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली हो गई। इल्तुतमिश के सुल्तान बनने से पहले वह दिल्ली सल्तनत के किस प्रांत का गवर्नर यानी इक़्तिदार था? किसका था? बदायूं का था। देखिए, जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। ऐबक के शासनकाल में वह बदायूं का अत्यंत महत्वपूर्ण गवर्नर था। बदायूं उस समय सल्तनत का सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण इक्ता माना जाता था। न पहला न दूसरा, यहाँ बात हो रही है थर्ड बैटल ऑफ तराइन की। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया 1215 से 1216 में? अक्सर प्रश्न पहले दूसरे पर ही बनते हैं, लेकिन यहाँ तराइन की बात हो रही है तो
ना इसका उत्तर बलबन मंगोल है, ना कुतुबुद्दीन पृथ्वीराज है। इसका उत्तर है इल्तुतमिश और नसरुद्दीन कुबाचा, या इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने दिल्ली पर अपना दावा ठोका था। इल्तुतमिश ने तराइन के ऐतिहासिक मैदान में उसे पराजित कर दिया। यल्दौज को बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का गजनी से हमेशा इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का गजनी से संबंध हमेशा के लिए टूट गया। गुलाम वंश के किस शासक ने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा यानी महिलाओं में प्रतिष्ठित की उपाधि धारण की थी? गुलाम वंश के किस शासक ने, शासक या शासिका कह सकते हैं इनको, उमदत उल निस्वा महिलाओं में प्रतिष्ठित रजिया सुल्तान भी है इसका आंसर। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान ने अपने सिक्कों पर स्वयं को उद्मत उल निस्वान के रूप में अंकित करवाया था, ताकि वह अपनी संप्रभुता और राजशाही वैधता को प्रदर्शित कर सके। किस इतिहासकार ने बलबन के शासनकाल के विषय में लिखा है कि जब भी मैं कौन, बलबन, जब भी मैं बलबन किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे दहकने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। तो इतिहासकार का नाम बताइए। इब्न बतूता है, अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी है, या अफीफ है? कौन है, क्या है इसका उत्तर? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बलबन के इस कथन का उल्लेख किया है। बलबन जो है कुलीनता का घोर समर्थक था। उसने शासन प्रशासन से सभी गैर तुर्क और निम्न कुल के लोगों को निकालकर बाहर किया था। बलबन ने मंगोलों के सुरक्षा घेरे को अवैध बनाने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को दो भागों में बांटा था। मुल्तान, समाना और दीपालपुर का क्षेत्र किसे सौंपा गया था? शहजादा मोहम्मद को सौंपा गया था। ठीक है, और बाकी का जो है बुगरा खान को। देखिए, बलबन ने सीमांत क्षेत्र को दो कमानों में विभाजित किया था। मुल्तान, समाना, दीपालपुर की महत्वपूर्ण कमान उसके योग्य ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मोहम्मद को सौंपी गई थी, जबकि सुनाम और समाना का दूसरा हिस्सा बुगरा खान को दिया गया था। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार्किन का दरवाज़ा, अतार्किन्स डोरवे, जो जोधपुर यानी नागौर में स्थित है, अकबर के किस स्थापत्य के लिए प्रेरणा स्रोत बना था? बुलंद दरवाजे के लिए, आगरे के किले के लिए, हुमायूं का मकबरा, या दीवाने खास? अतार्किन का दरवाज़ा प्रेरणा स्रोत बना था। अतार्किन का दरवाज़ा बनाया था इल्तुतमिश ने, वो अकबर के लिए प्रेरणा स्रोत बना था किसका? बुलंद दरवाजे का। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास। देखिए, नागौर में इल्तुतमिश द्वारा निर्मित अतार्किन का दरवाज़ा अपनी विशालता और स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसी दरवाजे से प्रेरित होकर बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, तो यह तारकिन का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा अकबर का। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। ममलुक यानी गुलाम वंश के सुल्तानों के तीन अलग अलग वंश कौन से थे जिन्हें सामूहिक रूप से गुलाम वंश कहा जाता था? तो एक तो है कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा है शमशी यानी इल्तुतमिश का, और तीसरा है बलबनी यानी गयासुद्दीन बलबन।
देखिए, गुलाम वंश जो है वास्तव में एक एकल वंश नहीं था। इसमें 3 प्रमुख वंश शामिल थे। कुतुबी वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, शमसी वंश इल्तुतमिश द्वारा और बलबनी वंश बलबन द्वारा। इन सभी को ममलुक कहा जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र माता-पिता से उत्पन्न दास थे। ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है, इल्तुतमिश ने किसकी याद में दिल्ली में बनवाया था? किसकी याद में? कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में, अपने माता पिता की याद में, अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में, या सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में? सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने किसकी याद में दिल्ली में बनवाया था? अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में। बी है इसका आंसर। इल्तुतमिश के सबसे बड़े और प्रिय पुत्र नसरुद्दीन महमूद की 1229 में बंगाल में मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने दिल्ली में उसके शव पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए। भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा कौन सा माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक मेहराब का स्पष्ट प्रयोग दिखता है? बलबन का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा या कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा? भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा कौन सा माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक मेहराब का स्पष्ट प्रयोग दिखता है? यह है बलबन का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दिल्ली में स्थित बलबन का मकबरा भारत का पहला मकबरा है जिसका निर्माण पूरी तरह से शुद्ध इस्लामी स्थापत्य कला पद्धति से हुआ है और इसमें वास्तविक या वैज्ञानिक मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग दिखाई देता है। बलबन का मकबरा। इल्तुतमिश की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 असत्य होंगे, एक ही सही होगा। वह रूढ़िवादी उलेमाओं के प्रभाव से पूरी तरह से सहिष्णु था। उसने दिल्ली के हिंदुओं को जिम्मी स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का आदेश दिया। उसने उलेमाओं के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हिंदुओं को केवल इस्लाम या मृत्यु में से एक को चुनना चाहिए क्योंकि भारत में मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम थी, या उसने शरीयत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इल्तुतमिश की धार्मिक नीति के संबंध में जो सत्य कथन है यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर सी है। उसने उलेमाओं के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हिंदुओं को केवल इस्लाम या मृत्यु में से एक को चुनना चाहिए क्योंकि भारत में मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम थी। सी है इसका उत्तर। देखिए, जब उलेमाओं के एक दल ने इल्तुतमिश पर दबाव डाला कि वह हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने या मारे जाने का विकल्प दे, तो उसके वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने व्यवहारिक तर्क दिया कि मुसलमान अभी भारत में दाल में नमक के बराबर हैं, इसलिए ऐसा कदम आत्मघाती होगा। इल्तुतमिश ने इस व्यवहारिक सलाह को माना। नंबर 40 पर आ जाइए। रजिया सुल्तान के पतन के बाद गद्दी पर बैठे मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय किस वर्ष मंगोलों का भयंकर आक्रमण हुआ जिसमें उसने लाहौर को तहस नहस कर दिया था? बताइए, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय किस वर्ष मंगोलों ने भयंकर आक्रमण किया जिसमें उसने लाहौर को तहस नहस कर दिया? जिसमें उन्होंने उन्होंने किन्होंने मंगोलों ने लाहौर को तहस नहस कर दिया। 1241, 1236, 1255, 1266। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1241। देखिए, 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा कर जो है भीषण कत्लेआम किया। इस विफलता के कारण दिल्ली के अमीर बहराम शाह के खिलाफ हो गए और अंततः उसकी हत्या कर दी। गुलाम वंश के किस शासक ने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम हटाकर उसके स्थान पर
स्वयं का नाम सर्वोपरि रखा, क्योंकि उस समय यानी 1258 में हलाकू खान ने बगदाद की अंतिम खलीफा की हत्या कर दी थी। बगदाद के अंतिम खलीफा की हत्या कर दी थी। कैकुबाद बलवन नसरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन महमूद साहब? इसका आंसर है बलवन, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम की हत्या कर खिलाफत का अंत कर दिया था। बलवन ने खिलाफत की वास्तविक समाप्ति के बाद भी सिक्कों पर मृत खलीफा का नाम परंपरा बनाए रखने के लिए जारी रखा, परंतु व्यावहारिक रूप से उसने स्वयं को ही सर्वशक्तिमान राजा घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। बलवन के काल में सैन्य विभाग के दीवान ए आरिज इमाद उल मुल्क को किस विशिष्ट आचरण के लिए इतिहास में याद किया जाता है? दीवान ए आरिज कौन संभालता था? इमाद उल मुल्क। क्यों याद किया जाता है? वह अत्यंत ईमानदार था और उसने सेना को रिश्वतखोरी से मुक्त कर एक कुशल और निष्पक्ष बल बनाया। ठीक है, बी है इसका आंसर। इमाद उल मुल्क बलवन का एक अत्यंत वफादार और ईमानदार अधिकारी था। उसने सैनिकों के हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा को सुदृढ़ किया तथा सेना की विसंगतियों को दूर कर उसे एक अनुशासित बल में तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध विद्वान हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को संरक्षण दिया। हसन निजामी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति का नाम क्या है? हसन निजामी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति का नाम है नासिर उल मासिर, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, ऑप्शन नंबर ए। हसन निजामी द्वारा लिखित ताज उल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 1192 से लेकर 1228 ईस्वी तक की घटनाओं यानी गौरी और ऐबक के काल का विस्तृत विवरण है। नंबर 44 पर आ जाइए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार या गवर्नर किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार के अभियान पर कूच किया। उसने बंगाल के शासक गयासुद्दीन एवज खिलजी की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। ठीक है, उसने बंगाल के शासक गयासुद्दीन एवज खिलजी को अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया और बिहार के क्षेत्र में बंगाल से अलग कर मलिक जानी को वहाँ का पहला दिल्ली सल्तनत का गवर्नर नियुक्त किया। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली में किलोखरी यानी किशुगढ़ के महल का निर्माण कराया था और अपनी विलासिता के कारण वहीं अपना राज्याभिषेक भी करवाया था? कौन था? कैकुबाद या कैखुसरो? आराम सा नहीं है, बलबन नहीं है, ये है कैकुबाद, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बलबन की सख्त अनुशासन वाली व्यवस्था के बाद उसका जो पौत्र है मुइजुद्दीन कैकुबाद जब गद्दी पर बैठा तो वह विलासिता में डूब गया। उसने यमुना नदी के तट पर किलोखरी नामक एक सुंदर महल बनवाया और दिल्ली के बजाय वहीं से शासन संचालित किया। नंबर 46 पर आ जाइए। बलबन ने अपने किस पौत्र को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने उसे अस्वीकार कर कैकुबाद को गद्दी पर बैठा दिया? ये था कैखुसरो, ऑप्शन नंबर बी। तो कैखुसरो के बाद कैकुबाद। बलबन अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु से टूट गया था। उसने मृत्यु से पहले शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के शक्तिशाली कोतवाल फखरुद्दीन और अन्य अमीरों ने कूटनीति के तहत कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया और बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। तो जो वो उधर वाला प्रश्न है वो
इसके बाद होता तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, पहले कैखुसरो, उसके बाद कैकुबात। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइए। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी के टंके पर साधारणतः किस भाषा की लिपि में लेख उत्कीर्ण होते थे? अरबी में? अरबी में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, इल्तुतमिश ने चांदी के टके, ठीक है, टका जो है वह चांदी का है, शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित थे और उन पर अरबी भाषा में लेख लिखे होते थे। कुछ सिक्कों पर उसने खलीफा का नाम और स्वयं की उपाधियां भी अरबी लिपि में ही अंकित करवाई थी, तो याद रखिएगा। 48वें नंबर का प्रश्न है, इतिहासकार फ़क्र ए मुदब्बिर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आदाब उल हर्ब वस सुजात। आदाब उल हर्ब वस सुजात जो इल्तुतमिश को समर्पित थी, मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित थी? आदाब उल हर्ब वस सुजात ये युद्ध कला और सैन्य रणनीति पर आधारित पुस्तक है। देखिए, यह मध्यकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो युद्ध के नियमों, हथियारों के उपयोग और सैन्य शिविरों के प्रबंधन और सामरिक कूटनीति पर लिखी गई पहली विस्तृत संदर्शिका यानी मैनुअल है। नंबर 49 पर आ जाइए, एक और प्रश्न इसके बाद बस। निम्नलिखित में से किस गुलाम वंशीय शासक ने सिक्कों पर हजरत दिल्ली यानी दिल्ली का पवित्र शहर शब्द का प्रयोग शुरू करवाया था? हजरत दिल्ली, दिल्ली का पवित्र शहर, इसका आंसर है इल्तुतमिश यानी ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया और इसके गौरव व प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सिक्कों पर अभिलेखों में दिल्ली को हजरत दिल्ली या दारुल खिलाफा यानी खिलाफत का घर के रूप में संबोधित करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। ममलूक शब्द का अर्थ क्या है जिसके कारण इतिहासकारों जैसे अजीज अहमद और हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश के शासकों के लिए ममलूक वंश नाम का सुझाव दिया? ऊपर एक्सप्लेनेशन में था भी। देखिए, ममलूक यानी ऐसे दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हों और जिन्हें वैध रूप से खरीदा गया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ऐसे दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हों और जिन्हें वैध रूप से खरीदा गया हो। ठीक है, अरबी भाषा में ममलूक शब्द का अर्थ होता है स्वामित्व में लिया गया दास, यानी यह उन दासों के लिए प्रयुक्त होता था जो किसी स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए थे लेकिन बाद में दास बने। उन्हें सैन्य व प्रशासनिक योग्यताओं के कारण उच्च पद प्राप्त हुए। गुलाम वंश के अधिकांश सुल्तान इसी श्रेणी में आते थे, जैसे कि ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो ये 50 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये गुलाम वंश का पार्ट 1 है। ठीक है, एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, तो 100 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे इसमें। फिर इसके बाद खिलजी वंश को कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी, फिर तुगलक को, फिर लोदी को। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।